हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीटी 365 इंटरनेशनल रिलेशन। तो देख लेते हैं आज कौन कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि प्रीवियस लेक्चर्स हमारे 3 लेक्चर्स आ चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में वो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जिससे आप कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से लिंक कर पाएँ, ठीक है। आज हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम देखेंगे इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। इंडिया और सेंट्रल एशिया का क्या रिलेशनशिप है, इंडिया और रशिया का क्या रिलेशन है, ठीक है। इन इन टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। मेनली हमारे पास 2 टॉपिक रहेगा, इंडिया और रशिया रहेगा जिसके अंदर 3 आर्टिकल्स हैं, देन इंडिया और सेंट्रल एशिया रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे रिलेशनशिप, क्योंकि रशिया जो है हमारा, अगर आप एक एग्जांपल से लें तो बहुत ही टाइम से एक पार्टनर ऐसा रहा है जो हमारा काफ़ी साथ दिया है, वेरियस हमारे वॉर में इसने हेल्प करी है, ठीक है। तो इंडिया और रशिया का रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और देखिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, पहला पॉइंट हमारा है जो है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। तो मैं बात करता हूँ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग की। इसके अंदर रिगार्डिंग क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हमने चाइना के साथ डिस्कस किया था लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक डायलॉग जब होता है तो दोनों कंट्रीज की ऐसी बॉडीज आके या फिर मिनिस्ट्रीज आके वहाँ पे बात करती है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड होती हैं। जैसे इंडिया से किसने बात किया है यहाँ पे, नीति आयोग ने, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, इंडिया से कौन है, नीति आयोग है। और सेकंड, रशिया से कौन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक जो है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रशिया फेडरेशन से आएंगे। दोनों 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 की ये 19th एडिशन मीटिंग है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एनुअल जो होती है ये होती है इंडिया रशिया बायलैटरल समिट न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये समिट हुआ, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो जो पहली इंडिया रशिया की इस तरीके से मीटिंग हुई थी, इकोनॉमिक डायलॉग हुआ था, तो कहाँ हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। 2018 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। तो जितने भी इकोनॉमिक्स डायलॉग हैं वो आपको याद रखने हैं, खासकर रशिया के साथ है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता था। हमने चाइना के साथ भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग जो हुआ था ये हमने डिस्कस कर लिया। जो सेकंड मीटिंग हुई थी IRSED की, ठीक है। तो ये वही है, इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग, IRSED, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम फोकस कर रहे थे, हमने 6 कोर एरिया को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था। बहुत ही ज्यादा 6 कोर एरिया इंपॉर्टेंट होता है एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप कहीं पे भी ये चीज को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी इन द सेंस, अगर कभी भी इकोनॉमिक की बात हो रही हो तो अक्सर हम इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जनरल एक बात देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल सी चीज़ है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे तभी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी हमारा जो साधन है एक या एक जगह से दूसरी जगह जो हम जाते हैं वो हमारा बढ़ पाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को हमें बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। थर्ड नंबर पे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस सपोर्ट की बात की जा रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ट्रेड और बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात की जा रही है, टूरिज्म कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो सारी चीज़ें आप कहीं देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस चीज़ से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रशिया फार ईस्ट, ठीक है। ये क्या है, रशिया फार ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 आर्टिकल हमारे रशिया से हैं, तो इंडिया रशिया की रिलेशनशिप में, तो वो आपको याद रखना है। देखिए, इसके साथ एक छोटे से इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल के लिए लेक्चर सीरीज आने वाली है, जिसके अगर अगर आपको लगता है कि ये सीरीज हम लोग लेके आए, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा हमारी हेल्प करनी है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये चीज़ बताना है, वहाँ पे समझाना है, मतलब अगर जिसको रिक्वायरमेंट है, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर हम ऑप्शनल के लेक्चर जो है प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और भी कोई ऑप्शनल के ऐसा लेक्चर है तो बताइएगा कि किस किस ऑप्शनल के लेक्चर आप लोगों को चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी लेक्चर सीरीज बनाई जाएगी, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स भी तैयार करके रखे हुए हैं कि सभी लोगों को शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे कि आप फटाफट उस चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। देख लेते हैं रशिया फार ईस्ट के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे जो 20th इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ है, ठीक है। और फिफ्थ मीटिंग ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारा ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी मैं देखूँ ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। वो कहाँ हुआ है,
व्लादिवोस्तोक रशिया के अंदर हुआ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं ये क्यों न्यूज में था, कैसा क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो फोकस हुआ, जो विजिट हुई है, इस विजिट के अंदर फोकस हुआ डेवलपमेंट ऑफ रशिया फार ईस्ट। मतलब रशिया का जो इस तरीके से ऐसा समझ ली कि रशिया एक बहुत बड़ी इस तरीके से कंट्री है जो ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। मैं कहा कर रहा हूँ ईस्ट वाला, जो बहुत बिल्कुल एकदम एंड में ईस्ट वाला पार्ट है, तो उसकी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे एक्सटेंड किया है 1 बिलियन जो है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट रशिया के लिए फार ईस्ट रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए किया है, ठीक है। जिसके अंदर आता है ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, मतलब जो है स्टैब्लिश हुआ था 2015 में, जिसका एम था सपोर्ट करना जो भी रशिया का फार ईस्ट रीजन है एक्सपेंड। मतलब एक तरीके से रशिया तो आप जानते हैं कि दो कंटिनेंट के अंदर आता है, एक तो हमारा एशिया के अंदर आता है और एक यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। तो दो कंटिनेंट के अंदर आता है, तो बहुत ही लंबा चौड़ा रशिया है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके जो बहुत ईस्ट रीजन है, बहुत ज़्यादा दूर के ईस्ट रीजन है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से अभी भी नहीं है, तो उसकी डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। इसकी तो 5th समिट हुई थी वेयर द इंडिया, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अर्लियर प्रपोजल फॉर द मेरीटाइम रूट जो हुआ था चेन्नई वाल्दिस्की यहाँ पे लिया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स पे आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। बाईपास यूरोप, ये सारी चीजें बताई गई थी। तो इसके अंदर बताया गया था कि मतलब एक तरीके से बताया जा रहा है ऐसा कि जो कनेक्टिविटी थी पहले, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कनेक्टिविटी की, तो पहले लगता था हमें 40 दिन, ठीक है। अगर अभी की बात करें तो ये बनने के बाद जो ट्रांसपोर्ट अगर बन जाएगा चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक, तो 24 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग लगभग आधा हो जाता है हमारा टाइम पीरियड। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेंदी रीजन जो है हमारा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी ज़्यादा इन्हेंस होगी हमारी, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया है, लॉन्ग टर्म इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल का एक टारगेट रखा गया है फार ईस्ट रीजन से, ठीक है, कि जो रशिया के यूरोप के थ्रू आता था, ठीक है। तो इस तरीके को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, 5 साल का ये बैक साइन हुआ, ठीक है। तो याद रखना 5 साल का मैप इसके अंदर बनाया गया है हाइड्रोकार्बन सेक्टर रिगार्डिंग 2019 से 24 तक का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको इसमें ये दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा मैप, ठीक है। अब ध्यान से इस मैप के द्वारा सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे यहीं पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पोर्ट है मुंबई का, ठीक है। पोर्ट ऑफ मुंबई इंडिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग सर किया है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। यहाँ से हम गए, ये एक तरीके से ये रशिया को जाने का हमारा रास्ता है पहला, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं सिल्क रूट ईस्टर्न चाइना, ठीक है। सेकंड नंबर पे अब देखिए कुछ प्रपोज्ड है यहाँ पे, यहाँ से हम जा रहे हैं मुंबई मीरान सेंट पीटर्सबर्ग, ये प्रपोज्ड है, ठीक है। तो मल्टी मॉडल है, ये प्रपोज्ड है, पोर्ट ऑफ चेन्नई रिवालिसी आउटलाइन ऑर्टिकल माइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ता था, ठीक है, जिसमें 40 दिन लग जाते थे। अब इसके थ्रू अगर हम जाएंगे तो हमें 24 डेज लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं, हम ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की पर्सपेक्टिव से। तो आप एक बार मैप पे देख लिए तो शायद आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, पावर ऑफ साइबेरियन प्रोजेक्ट। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ साइबेरियन प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए जो साइबेरिया प्रोजेक्ट है, एक्चुअली इसमें इंडिया का ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये किस किस इन्वॉल्वमेंट है, चाइना और रशिया का, ठीक है। तो देखिए रशिया के साथ अगर कभी चाइना इस तरीके से इनॉग्रेट करती है, कुछ ऐसा न्यूज़ में आता है, तो वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी भी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ऑफ साइबेरिया को यहाँ पे इस तरीके से आउटलाइन किया जा रहा है, ठीक है। जो एक तरीके से पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, पाइपलाइन यहाँ पे प्रपोज है, बनाया जाएगा, ठीक है। ये 2019 को इन लोगों ने बात किया कि 70th एनिवर्सरी ऑफ द बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन रशिया और चाइना, रशिया और चाइना के बीच में 70 साल का ये रिलेशनशिप पूरा होगा, इसलिए रिगार्डिंग ये किया, ठीक है। अब देखिए ये साइबेरिया है, पावर ऑफ साइबेरिया, ठीक है। यहाँ से किस तरीके से प्रपोज हुआ है आप एक बार मैप में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से पाइपलाइन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। गैस पाइपलाइन है, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये गैस पाइपलाइन टू पंप द नेचुरल गैस है जो है यहाँ पे चाइना से रशिया फार ईस्ट रीजन को, जैसे ईस्ट रीजन को डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसी के रिगार्डिंग हमने अभी प्रीवियस लेक्चर भी, मतलब सॉरी प्रीवियस आर्टिकल भी देखा, जिसके रिगार्डिंग हमने फार ईस्ट रीजन को डेवलपमेंट की बात करी। तो वहीं पे क्या हो रहा है, चाइना भी वहीं पे काम कर रहा है, चाइना भी सोच रहा है कि हम अपना डोमिनेंस वहाँ पे बढ़ाएं, ठीक है। तो इसलिए चाइना भी इस तरीके से प्रोजेक्ट लेके आ रहा है,
ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चाइना ने यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट किया है पाइपलाइन, 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ था ये कंस्ट्रक्शन। तो पाइपलाइन है लगभग 4000 किलोमीटर तक का है इसकी लेंथ है, ठीक है। और इसकी एनुअल कैपेसिटी कितनी है, 61 बिलियन क्यूबिक मीटर इसकी क्या है, एनुअल कैपेसिटी है। तो काफ़ी बड़ी कैपेसिटी, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडिया सेंट्रल एशिया। देखिए इंडिया सेंट्रल एशिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और सेंट्रल एशिया के सभी हम पॉइंट्स को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से आपको समझना है एयर कॉरिडोर्स बनाने की बात की जा रही है। अब देखिए एयर कॉरिडोर्स क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं अभी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ICABC, ठीक है, याद रखना ICABC, ऐसा याद रखिए ICABC, तो आपको याद रहेगा, मतलब इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है। और एक्सटर्नल मिनिस्टर मतलब एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं इन्होंने बात करी है आपस में आके, ठीक है, इंडिया और सेंट्रल एशिया से। और यहाँ पे एयर कॉरिडोर जो है सेट करने की बात की जा रही है इंडिया के थ्रू, ठीक है, इंडिया एंड सेंट्रल एशियन नेशन के बीच में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है एयर कॉरिडोर, क्या है सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको याद रखना, एयर कॉरिडोर क्या करेगा, बूस्ट करेगा हमारे ट्रेड को, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ बात हो रही है कि किस तरीके से हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी के तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रेड होगा, ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक सरप्लस होगा, ठीक है, इकोनॉमिक जो है हमारी आगे बढ़ेगी। तो वही घूम फिर के वही सारी चीज़ें निकल के आती हैं, गुड्स एंड सर्विस को, एग्रीकल्चर को, फूड प्रोडक्ट को हम अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा पाएंगे, ठीक है। अगर हम प्रेजेंटली बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया जो है कहाँ से, बंदार अब्बास ईरान से, नॉर्थन यूरोप चाइना से, ठीक है, यहाँ के थ्रू जाता है, ठीक है। ICAB जो है लॉन्च करेगा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। किसके पार्टनरशिप में, इंडस्ट्री बॉडीज ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पार्टनरशिप के साथ, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंडिया के एफर्ट्स देख लेते हैं इस रीजन से कनेक्ट करने के लिए, मतलब सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं अभी तक। पहला याद रखना है 2012 के अंदर, ठीक है। अब देखिए टाइमलाइन याद रख लीजिए, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल कभी कभी नहीं भूलने वाला एक बार इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। 2012 में क्या किया है, कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी लेके आया है, ठीक है, इंडिया। इसके फिर 2019 में ये लेके आया, तो आपको याद रखना है, ठीक है। 2012 में क्या लिखा है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशन बनाना शुरू किया, ठीक है। सिक्योरिटी कॉपरेशन को बनाना शुरू किया, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विथ एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेस, ये एक पॉलिसी लेके आया सेंट्रल एशिया के रिगार्डिंग, ठीक है, 2012 के अंदर। देन 2019 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे याद रखना है आपको, फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग होता है। या क्या होता है, पहली बार इंडिया और सेंट्रल एशिया का डायलॉग होता है 2019 में। सोचिए पिछले साल ही, मतलब एक तरीके से अभी तक उसको एक साल भी नहीं हुए हैं ये चीज़ हुए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी, पहली बार ऐसा हुआ, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं समरकंद, ठीक है, उज्बेकिस्तान एंड को चेयर बाय द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे को चेयर किया गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अशगाबत एग्रीमेंट। अशगाबत एग्रीमेंट क्या है, यहाँ पे ये आपको समझना है कि इंडिया असेसेस टू द अशगाबत एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसिट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे कॉरिडोर यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन द सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के रिगार्डिंग, ठीक है। जो कजाकिस्तान हो गया, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है आपको याद रखना है, इस एग्रीमेंट के कौन कौन सी कंट्रीज जो है मेंबर हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और ओमान, ठीक है। जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज है ना, वो सारी इसके अंदर मतलब लगभग आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगे मैं आपको कंट्रीज भी दिखा देता हूँ फटाफट। तो ये देखिए ये कंट्रीज हैं, ठीक है, इस एग्रीमेंट की मेंबर है। देन हम बात करते हैं TAPI, जिसे हम तापी कह सकते हैं आप, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। यहाँ पे एक प्रपोज किया गया है। अब देखिए ये हो पाता है नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए हमने ये प्रपोज किया है एक गैस पाइपलाइन, ठीक है, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया तक आएगी और इंडिया से वहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने की, नेचुरल गैस की पाइपलाइन को कनेक्ट करने के लिए हमने बात की है। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। रशिया ने क्या कहा यहाँ पे, रशिया ने फॉरवर्ड इंडिया कंक्लूड किया है कि फ्री ट्रेड जो हमारा एग्रीमेंट है विद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 2020, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, याद रखना है आपको, विथ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ 2020 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब देखिए यूरेशियन इकोनॉमिक न्यूज़ में इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कब फोर्स में आया है, कब इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को ये इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो भी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की जा रही है उसके रिगार्डिंग ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, लेबर। ऑब्वियस ये बात है, कहीं पे भी अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पे गुड्स की जो मूवमेंट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जिस देश के बीच में होता है, तो वहाँ वो फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनियन की। ठीक है, सिंपल सी पॉइंट्स, इसके मेंबर कौन कौन से आप मेंबर जरूर याद रख सकते हैं। ठीक है, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान। ठीक है, फॉर्मर 3 आर द फाउंडिंग मेंबर। जो स्टार्टिंग के जो 3 है वो क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया इज नॉट इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का इंडिया पार्ट नहीं है। यूरेशिया मतलब रशिया, समझ में आ रहा है आपको, तो रशिया तो आप भूलेंगे। और यूरोप मतलब यूरोप के कुछ कंट्री, जैसे किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, आर्मेनिया हो गया और बेलारूस हो गया। तो 1 2 3 4 कंट्री ये और एक रशिया प्लस रशिया, तो 4+1 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यूरेशिया मतलब एक यूरोप और रशिया मतलब रशिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है थर्ड टॉपिक। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इंडियन वेस्ट एशिया की तरफ। ठीक है, फटाफट इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। इंडिया और वेस्ट एशिया, देखिए इंडिया और जो वेस्ट एशिया है, अब हमारी जो वेस्ट एशिया की पॉलिसी है वो सारी इसके अंदर जो है डिस्कस की जाएगी। तो पहला जो कंट्री आता है वेस्ट एशिया के अंदर हमारे, वो क्या आता है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। देखिए हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं। पहले हमने नाइबर कंट्रीज के बारे में पढ़ा, फिर धीरे धीरे हम ऊपर की ओर गए। ठीक है, ईस्ट की तरफ गए, फिर अब हम वेस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं, फिर एशिया के बाद हम यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, यूएसए, इन सभी कंट्रीज के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर करते जाऊंगा मैं। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, इंडिया सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करता हूं तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देखिए जूम करके दिखा देता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सारे पॉइंट। ठीक है, आपको दिखाई भी देने लग जाए। ठीक है, ये हो गया इंडिया सऊदी अरेबिया। इंडिया सऊदी अरेबिया के जो है हमारा यहाँ पे, सऊदी अरेबिया भी जानता है कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे अगर वो अपने ऑयल, देखिए सऊदी अरेबिया का जो मेनली इकोनॉमी है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो सऊदी अरेबिया क्या चाहता है कि हम इस तरीके से अपने चीज़ों को बढ़ाएं। ठीक है, कि लोग आए यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट करें, कि सिर्फ हम ऑयल पे डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, और चाइना मतलब इंडिया भी चाहता है कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट हो पाए, हम इस तरीके से कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन कर पाएं और अपने इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएं। ठीक है, इस रिगार्डिंग ये दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक अटेंड किया है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है रियाद में हुआ। तो ये अभी इंडिया जो है रिसेंटली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे अटेंड किया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा क्यों ये एग्रीमेंट हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया चाहता है कि ऑयल पे फुली तरीके से डिपेंडेंट ना रहे, वो कुछ और इस तरीके से रखे कि उसकी इकोनॉमिक आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, एसपीसी को स्टैब्लिश किया जाएगा। याद रखना है आपको, एसपीसी मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को। ठीक है, इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू साइन विद द एग्रीमेंट विद द सऊदी अरेबिया। तो इंडिया जो है सऊदी अरेबिया वेरियस कंट्रीज के साथ इस तरीके से कर रहा है। तो इंडिया जो है 4थे नंबर की कंट्री है। तो ये आपको याद रखना है। इसके रिगार्डिंग क्या होगा, इसके 2 पैरेलल ट्रैक चलेंगे। एक होता है पॉलिटिकल सिक्योरिटी, कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, हेडेड बाय फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्रीज। जो कि कौन हेड करेगा, फॉरेन मिनिस्टर, उन दोनों कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो दोनों इसको हेड करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इंडिया से कॉमर्स मिनिस्टर जो है यहाँ पे जाएंगे और एनर्जी सऊदी अरेबिया से एनर्जी मिनिस्टर यहाँ पे आके दोनों में बात करेंगे, डायलॉग्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दोनों कंट्रीज ने 12 MOU में साइन किया है। ठीक है, इशू किए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जिससे कि ट्रैफिकिंग हो गया, नारकोटिक्स हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन वगैरह हो गई, सारी चीज़ों में किया है। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया का यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया इज वन ऑफ द किंगडम ऑफ 8 स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंट्री अंडर द विजन 2030। तो सऊदी अरेबिया ने, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द ऑयल एक्सपोर्ट्स बट ऑल्सो अदर थिंग्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है सऊदी अरेबिया, अपने इस तरीके से उसने कंट्रीज को 2030 तक का उसका विजन है। तो उसने क्या कि कुछ 8 कंट्रीज को वहाँ पे चुना है। तो 4th नंबर पे वो है इंडिया। ठीक है,
है। तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इसीलिए, ठीक है, और इंडिया से इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। FII के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के बारे में। तो ये जो एक इनिशिएटिव है सऊदी अरेबिया का, डाइवर्सिफाई किंगडम्स इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक है, जो कि सिर्फ डिपेंडेंट है अभी ऑयल प्रोडक्ट्स में, सॉरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो से मैं स्टार्टिंग से ये चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर FII ब्रिंग्स करता है पॉलिसी मेकर्स को, इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को, सभी आते हैं, अपना अपना रोल दिखाते हैं और इसके अंदर जो है सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। FII को मेनली डिस्क्राइब किया जाता है डावोस इन द डेजर्ट, मतलब डावोस मतलब होता है एनुअल WEF मीटिंग हेल्ड इन दावोस, जो एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो डावोस में जो होती है उसको रिगार्डिंग ये डिस्क्राइब किया गया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कंट्री है वो है पैलेस्टीन, ठीक है। इंडिया और पैलेस्टीन के रिलेशनशिप कैसे हैं, थोड़ा सा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा न्यूज़ में था इसलिए इसमें आ गया। तो आप एक बार देख लिए, इंडिया जो है इसके पैलेस्टीन के साथ मिलकर इंडो पैलेस्टीन इंडिया टेक्नो पार्क इस्टेब्लिश कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। पैलेस्टीन इंडो इंडिया टेक्नो पार्क, जो कि कितने मिलियन का होगा, 3 मिलियन का, ठीक है, 3 मिलियन, ठीक है, $3 मिलियन का ये होगा। तो ये आपको याद रखना है कि $3 मिलियन इज अ वेरी बिग, ठीक है, अमाउंट। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्या होगा, 12 मिलियन जो है ग्रांट्स यहाँ पे टेक्नो पार्क से यहाँ पे दिया जाएगा, इंडिया के द्वारा ग्रांट्स दिया जाएगा। तो ये छोटा सा है, जिसके रिगार्डिंग क्या होगा, स्टैब्लिशमेंट होगा, इन्वायरमेंट, एक्सेसिबिलिटी, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, ठीक है। जो नॉलेज का जो गैप है, ठीक है, बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक्स के बीच में, वो सारी चीज़ों को फुलफिलमेंट होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है वो है ईरान, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया और ईरान के पीछे। देखिए, कभी भी अगर हम ईरान की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पहला एक पॉइंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पोर्ट। कौन सा पोर्ट आना चाहिए, इंडिया ने कौन सा पोर्ट ईरान के अंदर बनाया है, तो चाबार पोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसा संभावना है कि आने वाले डेज में भी, आने वाले एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चाबार पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहले तो इंडिया ने चाबार पोर्ट डेवलप किया है, ठीक है। चाबार पोर्ट, अब देखिए चाबार पोर्ट क्यों डेवलप किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, याद रखना, पाकिस्तान के अंदर चाइना ने क्या डेवलप किया है, एक पोर्ट डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, ग्वादर पोर्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है, और इंडिया के अंदर कौन सा पोर्ट है, चाबार पोर्ट, सॉरी ईरान के अंदर कौन सा है, चाबार पोर्ट है, जिसके रिगार्डिंग हम ईरान से कहाँ पहुँच जाते हैं, हम चाबार पोर्ट से काबुल जो है अफगानिस्तान पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो उस ओवरटेक करने के लिए, एक तरीके से ग्वादर पोर्ट को ओवरटेक करने के लिए हमने ये बनाया है। अब देखिए, अब एक चीज क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आता है कि चाबार पोर्ट से लेकर, जो कि इंडिया ने डेवलप किया है, और ग्वादर पोर्ट तक कितनी डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो आपको याद रखना है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा चाबार पोर्ट के बारे में और फटाफट हम देख लेते हैं। ये एक तरीके से मल्टी मॉडल है, ठीक है। ये आ रखना, ठीक है, डेवलप किया जाता है इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के द्वारा, ठीक है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे गुड्स हो गए, पैसेंजर जो हो गए यहाँ पे होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। 2017 में पहली बार फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द वीट जो है अफगानिस्तान भेजा गया था, इसके रिगार्डिंग ये गल्फ ऑफ ओमान में है, लोकेटेड है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को, ग्वादर पोर्ट को, तो ये ऑब्वियस आते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, सारे 80 किलोमीटर के ये चाबार पोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, आपको ये मैप में देख लीजिए, कुछ एक्ट्स वगैरह दिए हैं जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनली आप लोकेशन देख लीजिए, ये देखिए मुंबई के जो हमारा पोर्ट है, मुंबई के थ्रू हम किस तरीके से चाबार पोर्ट पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा जाने का रास्ता चाबार पोर्ट, ठीक है। ये चाबार पोर्ट जाएंगे ईरान, फिर ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान जाएंगे, क्योंकि क्या करता है पाकिस्तान, हमको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है कि हम अफगानिस्तान से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। इस रिगार्डिंग हमने ये पोर्ट बनाया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान और आगे की कंट्रीज़ में हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। चलिए हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कुर्द्स, ठीक है। आपको याद रखना, कुर्द क्या होता है, एक तरीके का स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है,
ठीक है, क्या है ये कुर्द? कुर्द जैसे हम कहते हैं स्टेट लेस एथनिक ग्रुप, मतलब ऐसा है पर्टिकुलर कोई स्टेट नहीं, पर्टिकुलर कोई कंट्री नहीं है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल में से आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सपोज कोई पर्टिकुलर कंट्री की आर्मी है, सपोज इंडियन आर्मी के इंडियन आर्मी है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी जो है अगर कहीं पे अटैक कर रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो वो इसके रिगार्डिंग एक पीछे कौन बैठा हुआ है? स्टेट बैठा हुआ है, हमारा प्यारा भारत बैठा हुआ है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंडियन आर्मी को। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो कुर्द्स होते हैं, जो मतलब एक कुर्द्स एग्जांपल है जो कि पर्टिकुलर किसी कंट्री का नहीं है, किसी उसका नहीं है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्की ने अटैक किया है कुर्दिस्तान टेरिटरी को नॉर्थन सीरिया के अंदर। ठीक है, तो टर्की ने यहाँ पे अटैक किया, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कुछ इसके हाइलाइट्स देख लेते थे कि साउथर्न ये कुर्द जो है कहाँ कहाँ अपना मतलब एक तरीके से एरिया बना के रखे हैं, तो आप याद रख सकते हैं साउथर्न एंड ईस्टर्न तुर्की के अंदर। ठीक है, और नॉर्थन इराक के अंदर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान के अंदर, पार्ट ऑफ साउथ आर्मेनिया के अंदर। तो वेरियस कंट्रीज के अलग अलग लोकेशन में इनका जो है एक तरीके से कब्जा कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बना के रखा। ठीक है, और कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ में, स्मॉल कम्युनिटीज़ में यहाँ पे रहते हैं, जैसे जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लेबनान, ईस्टर्न ईरान एज वेल में। ठीक है, तो ऐसी जगह ये छोटे छोटे लोकेशन में ये रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम से आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अगर मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की बात करता हूँ, तो वन ऑफ द डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, चूंकि जैसे कि ऑटोमन जो एम्पायर जो है डिफीट हो गया था, हार गया था। ठीक है, तो वेस्टर्न अलायंस जो है यहाँ पे कुर्दिश स्टेट को यहाँ पे प्रोविजन रिगार्डिंग 1920 में ट्रीटी और सर्विस के रिगार्डिंग इसको बनाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना है, वेस्टर्न एम्पायर। ठीक है, लेकिन क्या होता है ट्रीटी ऑफ लाउसानी, ठीक है, लाउसानी 1923 में साइन होती है। ठीक है, जिसके रेडिंग क्या होता है, एक बाउंड्रीज बनाई जाती है मॉडर्न टर्की की। जो मॉडर्न टर्की की जो बाउंड्री है वो इस ट्रीटी के रिगार्डिंग बनी है, इस ट्रीटी के रिगार्डिंग बनी है। ठीक है, 1923 में, तो ये याद रखना। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने कोई भी स्टेट जो है कोई भी जगह नहीं दिया था कुर्दिश स्टेट को। ठीक है, तो एंड लेफ्ट कुर्द विद माइनॉरिटी स्टेटस रिस्पेक्टिव कंट्री, तो हर एक जगह इनको माइनॉरिटी स्टेटस जो है अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। आप देखिए कुर्दिश रीजन देख सकते हैं किस तरीके से, ये ईरान है। ठीक है, यहाँ पे इराक है, सीरिया है, टर्की है, तो यहाँ पर कुर्द जितने भी कुर्दिश लोग हैं वो यहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, IDLIB थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ठीक है, ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया जो है बाउंडिंग टर्की में रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इट इज़ वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड कंट्रोल बाय द फोर्स अपोज टू सीरियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो सीरियन गवर्नमेंट के द्वारा अपोज किया जाता है। ठीक है, फोर्स किया जाता है, तो ये लास्ट रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे कंट्रोल जो किया जाता है वो बचा हुआ है, जिसको जिसको इस नाम से जानते थे। ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे कि हमने फुल तरीके से पढ़ लिया। अब जितनी भी लोकेशन है, अब मैं आपको लोकेशन एक एक लोकेशन को यहाँ पे समझाता जाऊँगा। ठीक है, बड़ा कर लेता हूँ, और आप लोग अगर आपके पास PDF है तो PDF में नज़र डाल लीजिए, और नहीं तो आप इस मैप में ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा आता है चाबर पोर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है चाबर पोर्ट कहाँ है। ये देखिए मुंबई हो गया, हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, ये प्यारा हमारा इस तरीके से भारत है। देख, ठीक है, आपके मैपिंग वाले सारे क्वेश्चन ही से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चाबर पोर्ट जाते, तो ये हमारा क्या हो गया, चाबर पोर्ट हो गया। चाबर पोर्ट कहाँ है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान ईरान जो है ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये एक कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, ये चाबर पोर्ट का ये हमारा कॉरिडोर है यहाँ तक अफगानिस्तान जाने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे क्या है, ग्वादर पोर्ट। तो ये देखिए पाकिस्तान के अंदर है ये ग्वादर पोर्ट। ठीक है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ये ग्वादर पोर्ट, आपको आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं IDLIB, इडलिब। ठीक है, इडलिब जो है सीरिया के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थर्ड नंबर पे ये देख रहे होंगे, ये है सीरिया के अंदर इडलिब। ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के अंदर जो है टर्की के साथ जो बॉर्डर करता है, ये देखिए बॉर्डर ऑफ टर्की के बीच में ये इस्टेब्लिश है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, अभी हमने डिस्कस किया। आगे मूव करते हैं, जो कि है फोर्थ नंबर पे। अब देखिए आप खुद देख सकते होंगे फोर्थ नंबर कहाँ, ये देखिए खुराइस ऑयल फील्ड है सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक है, फोर्थ नंबर ये, फिफ्थ जो है रियाद हो जाता है, सिक्स नंबर पे जिदा हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन इनके ऊपर पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो एक बार भी अगर आप देख लेंगे तो आपके माइंड में वो माइंड मैप बन जाएगा। ठीक है, तो खुराइस ऑयल फील्ड जो है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
जो है ड्रोन से यहाँ पे अटैक हुए थे, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के अंदर, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। 5th नंबर पे क्या है, कुर्दिश है, ठीक है। सॉरी रियाद है, ठीक है, तो रियाद आपको याद रखना है। इनहेबिटेड एरिया है, कुर्द जो है स्प्रेड होता है तुर्की, ईरान, सीरिया, ईरान के ऊपर, आर्मीनिया के अंदर, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 12th नंबर पे बाकू है, ठीक है, तो बाकू याद रखना है आपको। 12th नंबर पे अजरबैजान के अंदर है, जिसके अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है समिट यहाँ पे हुआ था 18th वाला, ठीक है, अजरबैजान के अंदर बाकू, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वो याद रखना है, ठीक है। कुर्दिश इनहेबिटेड तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, 6 नंबर पे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, और कौन कौन से बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ईरान के पास जो है लगातार यहाँ पे देखिए 8 बार, 9 बार और 10 बार, ठीक है, जिसे जिसे हम कहते हैं जाहेडन, जरांज और दिलारम, ठीक है, तो अजीब से नाम है ये। तो ये एक तरीके से इंडिया अफगानिस्तान ट्रांसपोर्ट जो है हमारा है ना, ट्रेड कॉरिडोर, उसका एक पार्ट है इस तरीके से। तो हो सकता है कभी कभी आपको ट्रांसपोर्ट में दे दिया जाए, ठीक है, मैप में दे दिया जाए कि ये कहाँ का पार्ट है, ये किस चीज़ का पार्ट है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये चाबर पोर्ट का जो हमारा ट्रांसपोर्ट का ट्रेड सिस्टम है, उसका कॉरिडोर है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हजी जग माइंस, जो है अफगानिस्तान अंदर अंदर है, ठीक है, तो ये एक माइन है अफगानिस्तान के अंदर, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और ये 4th नंबर पे ये ओमान के अंदर है, ठीक है, एक पोर्ट है दुकम पोर्ट, अजीब अजीब से नाम इसके, ठीक है, पढ़े भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट भी आप याद रख सकते हैं, जिसका एसेस जो है मिलिट्री यूज के लिए इंडिया ने यहाँ पे ले लिया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो ये मैप से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, वेस्ट एशिया का मैप जो है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और अच्छे से इस मैप को आप बिल्कुल देखेंगे, और मेरी बात मानिए तो आप एक काम करिए, वेस्ट एशिया का मैप लीजिए, ठीक है, और इस सारी चीज़ों को एक बार ड्रॉ करके जरूर देखिएगा। तो जब आप एक बार मैप को ड्रॉ कर लेंगे तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार करिए, मोर देन सफिशिएंट। आपने एक बार लेक्चर देख लिया और एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, तो आपके सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडियन अफ्रीका की ओर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि लेक्चर जो है हो चुका है आधे घंटे का, सो नेक्स्ट लेक्चर में इंडियन अफ्रीका के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट्स हो जाते हैं, देखिए मैं अभी हमने बात की थी, ठीक, फिर हम यूएसए वगैरह तक जाएंगे, तो इसके सारे पॉइंट, सारे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।